हेलो। नहीं है डाउट तो फिर हम रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी हमें स्टार्ट करना था, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन योगा एंड हॉलिस्टिक हेल्थ, मतलब साइकोलॉजी का योगा में क्या कनेक्शन है, कैसे रेलेवेंट हो सकते हैं वो, उन लोग आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, और हॉलिस्टिक हेल्थ के लिए वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये चीजें हमें देखना है। ठीक है। तो साइकोलॉजी और योगा आर डीपली इंटरकनेक्टेड बिकॉज बोथ स्टडी द माइंड, बिहेवियर, इमोशंस एंड कॉन्शियसनेस। मतलब साइकोलॉजी जो है और योगा, वो लोग आपस में डीपली इंटरकनेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों ही चीजों में हमें माइंड को पढ़ना होता है, माइंड की स्टडी करना होती है, बिहेवियर समझने होते हैं, इमोशंस और कॉन्शियसनेस की भी इम्पोर्टेंस है, उनको समझने की भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। इसीलिए ये हमारे लिए इतनी कनेक्टेड है कि योगा और साइकोलॉजी को हम लोगों ने रिलेवेंटली देखा है। ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द माइंड, जिसको हम चित्त बोलते हैं। माइंड मतलब चित्ता। तो अल्टीमेटली योगा जो है वो वृत्तिज, संस्कार और वासनास को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। योगा मतलब बताता है कि हमारी वृत्तिज मतलब हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें हैं, संस्काराज जो है, संस्कार जो है हमारे वो, प्लस वासनास, किस चीज के लिए हम लोग कितना ज्यादा ईगर हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजों को हमारी योगा हमें एक्सप्लेन करता है, हमारे माइंड को समझने के लिए, चित्त को समझने के लिए। साइकोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन करता है हमारी आदतों के बारे में, हमारी सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग कैसे बदलते हैं चीजें, और हमारी पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है। तो ये क्लियर है आप लोगों को अभी तक? टुगेदर दे हेल्प अंडरस्टैंड मेंटल सफरिंग एंड हीलिंग। यानी ये दोनों साथ में मिलकर हमें, जब हम चित्त को समझ जाएंगे, जब हम दिमाग को समझ जाएंगे, माइंड को समझ जाएंगे, तो उसकी हैबिट्स, कंडीशनिंग्स, जो भी चीजें साइकोलॉजी हमें एक्सप्लेन कर रही है, उससे भी हम उस चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है। अंडरस्टैंड मेंटल सफरिंग्स एंड हीलिंग मतलब दिमागी रूप पे अगर किसी को समस्या हो रही है और उसको हमें हील करना कैसे है, वो भी हम तब समझ पाते हैं। ठीक है। दूसरा है चित्त को अंडरस्टैंड करने के बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो साइकोलॉजी कहती है स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉपिंग मतलब किसी चीज को एडजस्ट करने में दिक्कत आना। तो ये जो चीज है इसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमें स्टडी करना रहेगी। योगिक टूल्स में हम प्राणायाम से, मेडिटेशन से, रिलैक्सेशन से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। इट हेल्प्स रिड्यूस कॉर्टिसोल, बैलेंस इमोशंस, इंप्रूव मेंटल क्लैरिटी। यानी ये हमारे कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। जब ये हमारे कॉर्टिसोल लेवल को भी कम करेगा तो हमारे इमोशंस भी बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। प्लस मेंटल क्लैरिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। बिहेवियर चेंज की बात करेंगे, बिहेवियर कैसे बदलता है, तो साइकोलॉजी कहती है कि मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, हैबिट फॉर्मेशन, इन सब चीजों से भी होता है। योगा में डिसिप्लिन मतलब हम डिसिप्लिन में तपस मतलब कोई तपस्या करके डिसिप्लिन को फॉर्म करके अपने शेड्यूल, अपने रूटीन में लेकर के आके अवेयरनेस के हिसाब से, डिटैचमेंट के हिसाब से हम चीजें कैसे कर सकते हैं। ठीक है। बोथ हेल्प इन रिमूविंग हार्मफुल हैबिट्स। ये दोनों ही चीजें, जो गलत आदतें हैं उन्हें हमारे जीवन से हटाने के लिए और अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स डिस्कस करने के लिए हमारे हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर आता है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन में साइकोलॉजी बोलती है कि हमें एंगर, फियर और डिप्रेशन को समझना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने माइंड और चित्त को पढ़ना है। योगा कुछ टेक्निक्स लेकर आया है जिससे हम इमोशनल रेगुलेशन कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायामा है, जिसको हम नाड़ी शोधन या ऑल्टरनेट हॉस्टल ब्रीदिंग बोलते हैं, भ्रामरी है, योग निद्रा, माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक्स है। तो ये सारी की सारी हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छी करने में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स और योगा थेरेपी का क्या कनेक्शन है। तो मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया, नींद न आने की बीमारी, पीटीएसडी, एडीएचडी, सोमैटिक डिसऑर्डर्स, ये सब जो है इनको हम योगा से रिलीज कर सकते हैं। ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के हिसाब से, नॉन फार्माकोलॉजिकल इसलिए बोला जिसमें दवाइयों का यूज नहीं होगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि अनुलोम विलोम, माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक से, कॉपिंग से, सिचुएशन से, इन सब चीजों से हम किसी को भी मानसिक स्थिति को सही कर सकते हैं। एनहेंसिंग माइंड बॉडी कनेक्शन, तो साइकोलॉजी ने एक्सप्लेन करा है हमारा नर्वस सिस्टम, कंडीशनिंग यानी किस कंडीशन में हम कैसे बिहेव करेंगे वो। तो योगा बताता है कि हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहेंस करना होता है, एक्टिवेट करना होता है, और हमारी अवेयरनेस को भी इम्प्रूव करना होता है। ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी पूरी होलिस्टिक हीलिंग हो सकती है।
7th है इम्प्रूविंग पर्सनैलिटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करना है और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाना है। तो कैसे जाएंगे हम? साइकोलॉजी के हिसाब से हमें ट्रेड्स और डेवलपमेंट समझना पड़ेगा। ट्रेड्स मतलब कौन किस पर्सनालिटी ट्रेड का है, सारी आदतें अलग होती हैं, चीजें अलग होती हैं, और डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है। योगा बताता है कि पर्सनालिटी जो है वो यम, नियम और ध्यान के थ्रू चलती है, जिसमें हम सेल्फ अवेयरनेस, इनर काम, बेटर रिलेशनशिप, इन सब चीजों को समझ पाते हैं। क्योंकि जब हम यम, नियम, ध्यान, इन सब चीजों पे फोकस करते हैं तो हमें एक्चुअली रियलिटी समझ में आती है, रिलेशनशिप्स की, सेल्फ अवेयरनेस की, जब हम खुद के बारे में समझने लग जाते हैं तब, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन होलिस्टिक हेल्थ। तो होलिस्टिक हेल्थ में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मतलब योगा और साइकोलॉजी मिलके हर लेवल पे होलिस्टिक वे में काम कर सकते हैं, ना कि सिर्फ फिजिकल, ना कि सिर्फ मेंटल, बल्कि एवरी एस्पेक्ट पर। क्लियर है यहाँ तक सबको रेलेवेंस? यस मैम। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब अवेक, आप कितना कॉन्शियस हो अपनी चीजों को लेके, कितना जागरूक हो। तो उसमें पहला आता है मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। पहला है तो उसमें आएगा कॉन्शियसनेस रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ वंस थॉट, फीलिंग, सेंसेशंस एंड एनवायरनमेंट। यानी हमारी जो स्टेट ऑफ अवेयरनेस है हमारा, हम कितना जागरूक होना चाहिए अपने थॉट्स को लेकर के, अपनी फीलिंग्स, अपने सेंसेशंस और एनवायरनमेंट को लेकर के। तो दैट इज एक्चुअली अ कॉन्शियसनेस। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमें कब क्या सोचना है, कब क्या करना है, हमारे थॉट्स कैसे आना चाहिए, हमें अपने विचारों पे कैसे काम करना है। तो ये सब जो होती है ये कॉन्शियसनेस होती है। इट इंक्लूड्स अवेयरनेस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस। यानी बाहरी जो दुनिया है उसके बेसिस पे हमारी जो मेंटल प्रोसेस कैसे काम कर रही है, यानी किस कंडीशन को देख के हमारे कैसे विचार आ रहे हैं, हमारे विचार कैसे बदल रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमें देखना होता है, ठीक है। दूसरा है कॉन्शियसनेस इन वेस्टर्न साइकोलॉजी। तो वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है वो स्टडी करता है हमारे कॉन्शियसनेस को साइंटिफिकली, ब्रेन, कॉग्निशन और बिहेवियर को इंक्लूड करके। हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था कि वेस्टर्न साइकोलॉजी में हर चीज को उन्होंने ब्रेन के ऊपर ही डाला है कि ब्रेन से ही बिहेवियर डिसाइड होगा, ब्रेन से ही सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। अल्टीमेटली उन्होंने सारी ही चीजों को ब्रेन से ही रेलेवेंट किया है, कॉग्निशन या बिहेवियर जो भी है, इन सब चीजों को। अब इनके की पॉइंट्स में हमें पढ़ना है। तो पहला है हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड न्यूरोफिजियोलॉजिकल व्यू, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे कॉन्शियस माइंड। तो ये क्या है? ये बहुत एक्टिव होता है, जागरूक होता है, अवेक होता है, बहुत ही अवेयर होता है, ठीक है। ये इसमें इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग। थिंकिंग मतलब हमारा सोचने की, समझने की जो शक्ति है वो। डिसीजन मेकिंग, कि हम अपने डिसीजंस कैसे ले पा रहे हैं, यानी किसी भी चीज को इनहेंस करके हम चीजें समझ के हम अपना डिसीजंस कैसे ले सकते हैं वो। प्लस लॉजिकल रीजनिंग, यानी कोई भी काम हमें करना है उसके पीछे कोई एक ठोस कारण, एक लॉजिक होना चाहिए। अननेसेसरी हम किसी भी बड़े स्टेटमेंट पे या बड़े डिसीजन पर ना पहुंचे। फिर आता है मेजरेबल विथ ईईजी एंड न्यूरो इमेजिंग, ठीक है। सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस माइंड स्टोर्स, जहाँ पे मेमोरीज स्टोर होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, इन्फ्लुएंस करता है वो हमारे बिहेवियर को अनकॉन्शियसली, इजीली ब्रॉट टू अवेयरनेस व्हेन नीडेड, जब जरूरत होती है तब वो थॉट्स अराइज होते हैं, जिसको मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि डेजा वू करके एक सिचुएशन होती है कि हमें लगता है कई बारी कि ये चीज पहले भी हमारे साथ घटित हो चुकी है, ये चीज, ये पूरा सीन, ये पूरी कंडीशन हमारे साथ पहले भी आ चुकी है, ठीक है। तो ये होता है, जैसे कि ड्रीम्स आना, ऑटोमेटिक एक्शंस आना, लर्नड हैबिट्स, ठीक है। अनकॉन्शियस स्टेट में फ्लूइड, ये डीप पार्ट ऑफ माइंड नॉट असेसेबल टू अवेयरनेस, यानी ये डीप पार्ट होता है जो कि हम अवेयरनेस के टाइम पर उसको नहीं इतना वो कर सकते, हमें इतना पता नहीं चलता। यहाँ पे डर होता है, सप्रेस्ड डिजायर्स होते हैं, या ट्रॉमा। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एग्जांपल्स दिए थे कि हमारे बैकग्राउंड जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो मर्डरर्स होते हैं, या किसी भी कोई अच्छी आदत भी अगर है तो वो अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं प्लांट होती है बचपन से। तो वो सब चीजें अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के प्लांट होती है। कोई ट्रॉमा है, किसी को किसी चीज से डर बैठ गया, उसके साथ कोई हादसा हुआ था, कोई ट्रॉमा हुआ था, उसकी बेसिस पे उसका फियर जज होता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ये सब। इट इन्फ्लुएंसेस पर्सनालिटी एंड बिहेवियर इनडायरेक्टली, ठीक है। फिर आता है स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें वेस्टर्न साइकोलॉजी बोलती है क्लासिफाइज कॉन्शियसनेस बेस्ड ऑन ब्रेन एक्टिविटी। यानी अब वही
फिर से आ गया कि वो कॉन्शियसनेस के ऊपर भी ब्रेन एक्टिविटी को ले आए, कि नॉर्मल वेकिंग स्टेट, स्लीप जो होता है, नॉन रिएक्टिव आई मूवमेंट और रिएक्टिव ये वाला, ड्रीमिंग स्टेट है, हिप्नोसिस है, मेडिटेटिव स्टेट, ड्रग इंड्यूस आल्टर स्टेट, ये सारे स्टेट्स हम लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक है, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में न्यूरोफिजियोलॉजिकल व्यू, कॉन्शियसनेस जो है वो यूजुअली किस चीजों से लिंक्ड है? न्यूरॉन्स, ब्रेन नेटवर्क, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इन सब चीजों से ये सब के सब क्या है, काम करते हैं कॉन्शियसनेस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है नीचे कि कॉन्शियसनेस इज सीन एज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, कि वो ब्रेन का ही एक पार्ट हम लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, कॉन्शियसनेस इन योगिक पर्सपेक्टिव, ईस्टर्न अप्रोच के हिसाब से, योगा फिलॉसफी यानी सांख्य, उपनिषद और पतंजलि, इन्होंने कहा है कि कॉन्शियसनेस जो है वो एक प्योर अवेयरनेस होती है, चैतन्य जागरूकता अवस्था होती है। ठीक है, कॉन्शियसनेस इज नॉट प्रोड्यूस बाय ब्रेन, कॉन्शियसनेस ब्रेन से नहीं आती, बल्कि ब्रेन जो है वो एक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉन्शियसनेस के लिए यूज होता है। ठीक है, जिसके की कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि पहला है आत्मा, द प्योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, यानी कोई एक इंसान है, वो खुद एक अपने आप में कॉन्शियस इंसान है, उसके पूरा ब्रेन अवेक है चीजों को लेकर के, वो अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने विचार, सारी चीजों को समझ पा रहा है, इटर्नल, अनचेंजिंग और ब्लिसफुल। ठीक है, तो इन सब चीजों में इटर्नल मतलब जो कभी मरती नहीं है आत्मा, अनचेंजिंग जो कभी बदलती नहीं है, और ब्लिसफुल जो हमेशा पॉजिटिव और प्योर होती है। चित्त की बात करते हैं तो चित्त इज अ माइंड स्टफ कंटेनिंग, तो माइंड स्टफ में क्या क्या है? तो मनस, बुद्धि, अहंकार। सेंसरी माइंड, जहां पे सेंसेस जाते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के सेंसेस। बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट, हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से। अहंकार मतलब ईगो, हमारे अंदर वो फील, वो प्राउड, वो नेगेटिव वे वाला जो प्राउड है वो नहीं होना चाहिए। योगिक प्रैक्टिसेस बोलते हैं कि चित्त को कंट्रोल करने के लिए, सॉरी, योगिक प्रैक्टिसेस के थ्रू हम चित्त को कंट्रोल कर सकते हैं। चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है, चित्त की वृत्तियों को हील करने के लिए। अब वृत्ति कौन कौन सी होती है हमारी? जैसे हमारा माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है, हमारे विचार कभी कुछ आते नहीं, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले जाके उन्होंने कुछ और कर लिया, कुछ और पढ़ाई कर ली, फिर उन्होंने एमबीए कर लिया, फिर एमबीबीएस कर लिया, फिर डिप्लोमा कर लिया, फिर एक्टर बन गए, मतलब ऐसे उनका पूरा थॉट्स ही पूरे उनके अलग चलते रहते हैं, उनके इमोशंस, उनके परसेप्शंस भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो उनको हम वृत्ति बोलेंगे, जिससे कि हमारी पूरी सोच विचार सारी ही चीजें डिस्टर्ब फॉर्म में है। फिर आता है स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की अवस्था कौन कौन सी है? तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था। ठीक है, तो जागृत अवस्था इज वेकिंग, अभी हम जाग रहे हैं, तो ये हमारी जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सोते हैं, हल्की सी हमारी नींद लगती है और हमें कुछ सपने आने, यूजुअली सुबह के टाइम पर ये चीज होती है कि हम आधी अधूरी नींद में हैं और हमें सपनों का भी फील आ रहा है। ठीक है, तो वो एक ड्रीमिंग स्टेट बोलते हैं, जिसको हम स्वप्नावस्था बोलेंगे। सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप, जब हमें कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या है, ना हमें कोई सपना आ रहा है, ना हमें होश है कि हम क्या है, बिल्कुल हम डीप स्लीप। वो 2 से 3 के बीच का जो यूजुअली टाइम होता है, ये 10 से 12 वाला जो टाइम होता है, उस टाइम पर ज्यादातर सुषुप्ति अवस्था यानी डीप स्लीप की स्टेज होती है। फिर आता है तुरीय अवस्था, अब प्योर कॉन्शियसनेस यानी ट्रांसेंडेंटल स्टेट। ट्रांसेंडेंटल इसलिए स्टेट बोलेंगे हम कि ये प्योर कॉन्शियस है, जहां पे तुरिया इज बियॉन्ड माइंड एंड सेंसेस। तुरिया का जो मतलब है वो बियॉन्ड माइंड और सेंसेस, सेंसेस और अपने मन के अलावा, जो एक्चुअली गोल है योगा का, यानी जहां पर हमको सब चीजें पता है कब कहाँ पे क्या होती है। ठीक है, तो वो तुरिया अवस्था होती है। फिर आते हैं हमारे कोशास, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस की जो लेयर है, उसमें हमारे कोशास बोला है उन्होंने। तो कोश कौन कौन से हैं? 5 लेयर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जैसे कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस पंचमहाभूतात से मिलकर बना है, तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस जब हुआ तो उनकी 5 लेयर है। पहला है अन्नमय, जो कि फिजिकल बॉडी, यानी हमारा जो फिजिकल बॉडी अभी जो दिख रहा है, दैट इज द अन्नमय, तो वो अन्नमय अवस्था में आ जाएगा, अन्नमय कोश में। दूसरा है प्राणमय, जो कि एनर्जी, हम जो सांस ले रहे हैं, हमारी जो एनर्जीज चल रही हैं, वो प्राणमय में आ जाएगा। मनोमय मतलब माइंड लेयर, हमारे जो विचार है, जो ब्रेन कंट्रोल है, जो भी विचार है, फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस हैं, ये सब चीजें मनों में आ जाएंगी। और विज्ञान में इंटेलेक्ट विजडम, जो हमारे सोच विचारने की शक्ति है, इंटेलिजेंस पावर्स है, ये सब
विज्ञान में और आनंद में मतलब ब्लिसफुल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, जिसमें हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वी आर हैप्पी। हम अपनी पूजा पाठ चैंटिंग्स, जो पीसफुल चीजें हैं, पीसफुल लाइफ की तरफ हम जब जाते हैं, तो दैट इज द आनंदमय कोशा। तो योगा जो है वो इन पांचों ही लेयर्स पे काम करता है, एक्स कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए। गुण, 3 गुण होते हैं, सत्व रज और तमस, सात्विक राजसिक तामसिक। तो कॉन्शियसनेस जो है वो 3 गुणों से अफेक्ट होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे कि हम मतलब एक कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो हम जब बुरा खाना खाते हैं, मतलब बुरा खाना इन द सेंस कि बहुत हैवी फ्राइड फूड, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग ऐसे, तो उनकी विचारधारा, उनकी चीजें, उनके सेंसेशंस, फीलिंग्स, उनके सोचने समझने की शक्ति वैसी ही होती है। तो सात्विक फूड अगर खाएंगे, जैसे कि साधु संत हैं, वो सात्विक लाइफ जी रहे हैं, सात्विक खाना खा रहे हैं, तो वो क्लैरिटी और प्यूरिटी के साथ खाते हैं, ठीक है। रजस, जिसमें कि हमारी एक्टिविटी तो होती है लेकिन रेस्टलेसनेस, मतलब एक उलझन तरीके से हम रहते हैं। तमस अगर होगा तो वो तो फिर इग्नोरेंस ही आ जाएगी, कि हम हर अच्छी और पॉजिटिव चीज को इग्नोर करेंगे, एक चिड़चिड़ आ जाएगी, एक इनर्शिया जनरेट हो जाएगा हमारे अंदर। मेडिटेशन जो है वो क्या होता है, सात्विक को इंक्रीज करता है और कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, ठीक है, सात्विक लाइफ को। फिर आता है, यहाँ तक क्लियर है सबको ये सब चीजें? यस मैम। यस मैम। कंपैरिजन, हाँ, ओके। कंपैरिजन जो है हमने वेस्टर्न और योगिक व्यू में देखा था, यहाँ पे हम कॉन्शियसनेस के हिसाब से देखेंगे कि वेस्टर्न और योगिक व्यूज के हिसाब से कॉन्शियसनेस क्या है। तो एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस कहाँ से हुआ, तो वेस्टर्न साइकोलॉजी कहती है ब्रेन एक्टिविटी है, लेकिन योगिक पर्सपेक्टिव कहता है ये बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी, बॉडी से इंडिपेंडेंट है, इटर्नल है, अंदर ही है, लेकिन बॉडी से अलग है। लेवल्स की बात करते हैं तो 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो और योगा कहता है वेकिंग, ड्रीम, डीप, और ये मतलब 3 लेवल्स वेस्टर्न साइकोलॉजी ने बताया, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और 4 लेवल्स योगिक ने बताए, जिसमें हमें कौन कौन सी अवस्था बताई, वेकिंग, ड्रीम, डीप स्लीप और तुर्यावस्था। फिर फोकस की बात करते हैं तो वेस्टर्न साइकोलॉजी कहती है कि माइंड और ब्रेन की प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन योगा कहता है सेल्फ रियलाइजेशन है, अवेयरनेस है, खुद की जागरूकता है, अवेयर होना अपनी चीजों को लेकर के, ठीक है। मेथड्स की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन, न्यूरोसाइंस है, मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान के हिसाब से हम योगा के थ्रू सही कर सकते हैं। पर्पस में बिहेवियर समझते हैं, योगा में टू ट्रांसेंड माइंड एंड अटेन लिबरेशन, मतलब कॉन्शियसनेस को पढ़ना क्यों है, इसलिए। तो वेस्टर्न साइकोलॉजी कहती है कि बिहेवियर को समझने के लिए कॉन्शियसनेस पढ़ना है, लेकिन योगा कहता है कि हमें माइंड और लिबरेशन अटेंड करने के लिए कॉन्शियसनेस को समझना है। नेचर कहता है कि नेचर है, तो वेस्टर्न के हिसाब से है मटेरियल और बायोलॉजिकल हो सकता है, क्योंकि वो ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, तो दैट इज बायोलॉजिकल मटेरियलिस्टिक। लेकिन योगा कहता है कि वो स्पिरिचुअल और यूनिवर्सल लेवल पे काम करेगा, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक तरीके से वो काम करता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। जी मैम। एक सेकंड रुकिए आप। तीसरा यूनिट हमें पढ़ना था शायद, राइट, लर्निंग एंड मेमोरी। यस मैम। लर्निंग एंड मेमोरी हमें स्टार्ट करना है। तो लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी लर्निंग समझते हैं किसी चीज को पढ़ना, याद रखना,
मेमोरी इज पर्टिकुलरली अ मेमोरी कि हमें हर चीज अडेप्ट करना है अपने अंदर, ठीक है। तो लर्निंग का मतलब होता है इट इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी हम अगर कोई चीज सीख जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं, परमानेंट चेंज आता है हमारे बिहेवियर में, हमारी नॉलेज जो है किसी एक्सपीरियंसेस की वजह से, प्रैक्टिसेस की वजह से अच्छी हो जाती है, तो वो एक लर्निंग फेज होता है, ठीक है। मेजर टाइप्स ऑफ लर्निंग, एग्जाम्पल एक दूंगी लर्निंग के लिए। जैसे कि हमारे वो होते हैं, मतलब हम लोग स्कूल्स में होते हैं तो हम लोग को हैंड वॉशिंग की टेक्निक सिखाई, उससे पहले हमें नहीं पता था कि हैंड वॉशिंग क्या होती है, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, हर एक एक्टिविटी का अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना एक इम्पोर्टेंस है, तो वो सब हम लोगों ने वहां से सीखा, तो वो एक हमारा लर्निंग फेस आ गया। तो आज भी वो चीज हमारे अंदर है, तो ये कंडीशनिंग्स होती है। अब मेजर टाइप्स की बात करते हैं तो क्लासिकल कंडीशनिंग, पैवलियन कंडीशनिंग जिसे हम बोलेंगे, दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर, तीसरा है ट्रायल एंड एरर कंडीशनिंग लर्निंग, फिर आता है इंसाइट लर्नर, कॉलर गेस्टार्ट साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ये 5 लर्निंग्स हमें पढ़ना है। तो मेजर टाइप्स क्या है लर्निंग के, तो पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग या पैवलियन कंडीशनिंग। तो लर्निंग जो है occurs by association between a neutral stimulus and a natural stimulus। लर्निंग जो है वो ऐसा एसोसिएशन है जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस और नेचुरल स्टिमुलस के बीच में होता है। उनका मतलब ये है कि हमने बाहर से कोई चीज सीखी, हमने उसको चीज समझी, स्टिल उसको हम एज इट इज थोड़ी लर्न करते हैं। हमारा एक अपना वे होता है उस चीज को लर्न करने का, उस चीज को समझ के अपनी लाइफ में अडेप्ट करने का। तो इसीलिए हमने इसको न्यूट्रल और नेचुरल के बीच का बोला है, ठीक है। की आइडिया की बात करते हैं तो स्टिमुलस में, तो रिस्पॉन्स इज लर्न थ्रू पेयरिंग। रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा पेयरिंग से आता है, यानी फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ने कुछ सिखाया, मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप लोग का रिस्पॉन्सेस जो है वो जुड़कर आएगा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कैसा रहता है, उन दोनों से मिलकर के लर्निंग बनती है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको पढ़ा दूं समझा दूं लेकिन आपकी लर्निंग नहीं होगी क्योंकि आप में वो अडेप्टेशन नहीं है, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, दैट्स वाई। एग्जाम्पल की बात करते हैं, पैवलो रेंगा बेल न्यूट्रल स्टिमुलस। पैवलो जो है, पैवलो करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दी थी लर्निंग। तो पैवलो जो है वो क्या करते हैं, वो एक बेल बजाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस है, बिफोर गिविंग फूड। एक एक डॉग है, एक एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक डॉग है, उसको सेम पर्टिकुलरली रोज दिन में 12 बजे उसके घर के, मतलब उसके जो छोटा सा हाउस बनाते हैं हम लोग डॉग हाउस, उसके बाहर करेक्ट 12 बजे वहां पे बेल बजाई जाती है उसको खाना देने से पहले। तो उसके अंदर वो न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो सेट हो गया कि हाँ मुझे हर रोज 12 बजे बेल मिलेगी, बेल बजेगी तब मुझे खाना मिलेगा। फिर उन लोगों ने ऐसा वो किया कि एक दिन बेल नहीं बजाई, सिर्फ खाना रख दिया, तो वो स्टिमुलस उसकी तरफ नहीं आया, ठीक है। तो उसका रिस्पॉन्स अलग हो गया, तो उसके अंदर वो लर्निंग बैठ गई थी कि वो बेल बजेगी उसकी थोड़ी देर बाद मुझे खाना मिलेगा। आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग द डॉग स्टार्टेड सलाइवेटिंग जस्ट बाय हियरिंग द बेल। उसके बाद भले उसको खाना मिले ना मिले, लेकिन अगर हम सिर्फ बेल बजाएंगे उसी की वजह से ही उसको सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है डॉग को, ठीक है। तो वो टाइमिंग न्यूट्रल स्टिमुलस उस तक पहुंच गया, वो उसके दिमाग ने लर्न कर लिया कि तुमको बेल बजने के बाद ही खाना मिलेगा और बेल बजते ही खाना मिलेगा, तो जब भी बेल बजेगी उसको वो सलाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। की टर्म्स की बात करते हैं, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स। यानी कंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, फूड, जो कि कभी भी हम रख सकते हैं, जरूरी थोड़ी हम बेल बजा के रखें। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवेशन, बेल बज रही है, भले हमने खाना रखा नहीं रखा, बेल बजने से उसको सलाइवेशन हो गया। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, बेल, हम बेल बजा रहे हैं तो वो उसके अंदर एक रिस्पॉन्स स्टिमुलस शो हो रहा है कि अब तुमको खाना मिलने वाला है। कंडीशन रिस्पॉन्स है सलाइवेशन टू बेल, यानी बेल की वजह से सलाइवा आना, वो एक है, ठीक है। क्लियर है ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पूछ रही हूँ एक एक के बाद, क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको हम स्किनर ने दी है। लर्निंग अकर्स थ्रू कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस मतलब जो चीजें, जो सिचुएशंस हमारे सामने डिफरेंट होती हैं उसकी बेसिस पर लर्निंग होती है, ठीक है। तो पहला है री यानी बिहेवियर इंक्रीज। जैसे री मतलब
आप लोगों को पता होगा, जैसे हम लोग को इंसेंटिव्स मिलते हैं, सैलरीज मिलती हैं, तो उसकी बेसिस पे हम लोगों के बिहेवियर डिसाइड होते हैं कि हमें कितना काम करना है, कितना नहीं करना। वो भी एक तरह का रीइंफोर्समेंट और स्टिमुलस होता है। पनिशमेंट जो है वो बिहेवियर को डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है, तो हम अब जैसे बच्चा है, अगर उसको पिटने की आदत हो गई है, मार खाने की आदत हो गई है हर चीज पे, तो उसके दिमाग में वो लर्निंग हो जाता है कि ठीक है, मैं करूँ ना करूँ, 2 थप्पड़ पड़ेंगे, मैं अपना एंजॉय करता हूँ, खा लूंगा 2 थप्पड़। तो ये एक पनिशमेंट तरह का, जिससे उसका बिहेवियर डिक्रीज होता है, डाउनफॉल की तरफ जाता है। अब टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट कितने होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव में क्या आता है? रिवॉर्ड, प्रेज, इंसेंटिव्स, ये सब चीजें जो है वो पॉजिटिव में आएंगी, कि हम बच्चों को बोलते हैं कि तुम ये काम करोगे तो विल गिव चॉकलेट, विल गिफ्ट यू दिस थिंग, प्रेज करना, उसकी तारीफ करना, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग। ठीक है? स्टॉपिंग नॉइज आफ्टर करेक्ट बिहेवियर, यानी उसने अच्छी चीज कर दी, उसको वहीं छोड़ दिया, उसके बाद उसको कुछ बोला नहीं, और जो चीजें उसको पसंद नहीं आ रही उनको हटा दिया हमने, तो ये है निगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिससे कि हमारा बिहेवियर जो है वो पूरी तरह से सप्रेस हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आता है, अ चाइल्ड स्टडीज वेल एंड गेट्स अ रिवॉर्ड। तो अगर बच्चा पढ़ रहा है और उसको हर बार रिवॉर्ड मिल रहा है, चाहे चॉकलेट ना दे, लेकिन हम कुछ अच्छी तारीफ कर दें, उसकी प्रेज करते हैं उसे, तो उससे उसका बिहेवियर और बढ़ता है और अच्छा होता जाता है। ठीक है? तीसरा है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, जिसको थॉर्नडिक ने दिया है। लर्निंग हैपन्स बाय ट्राइंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेस। लर्निंग कब होती है? अलग अलग रिस्पॉन्सेस को फील करके, अंटिल द करेक्ट वन इज फाउंड, जब तक हमें सही चीज नहीं मिल जाती। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, थॉर्नडिक्स कैट इन पजल बॉक्स। तो थॉर्नडिक की जो कैच थी वो पजल बॉक्स के साथ, कैट मूव रेंडमली, कैट जो है वो अपने आप आती है और चली जाती है। प्रेस्ड द लिवर बाय चांस, और अगर गलती से प्रेस हो गया लिवर तो डोर ओपन होता है। विद रिपीटेशन क्विकर लर्निंग, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि एक छोटे छोटे से वो आते थे, गुल्लक टाइप में आते थे, जिसमें वो डॉगी बाहर आता था, हम सिक्का रख देते थे, वो अंदर ले जाता था हमें। तो उस चीज में कि हम वो लिवर प्रेस करेंगे, फिर वो डॉग बाहर आएगा और सिक्का अंदर लेके जाएगा, तो ये एक तरह की लर्निंग बच्चे सीख जाते थे। तो ये थॉर्नडिक्स के हिसाब से हम बोलेंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करते हैं, बिहेवियर्स फॉलोड बाय सेटिस्फेक्शन आर रिपीटेड, यानी जो बिहेवियर्स हैं वो सेटिस्फेक्शन अगर होता है उनमें, तो लर्निंग जो है वो आगे तक जाती है और रिपीटेड फॉर्म में जाती है, पेयर्ड फॉर्म में जाती है। लेकिन अगर कोई डिस्कम्फर्ट होता है तो वो लर्निंग वहीं रुक जाती है। ठीक है? तो ये उनका लॉ ऑफ इफेक्ट है। चौथा है इनसाइट लर्निंग, जिसको कोहलर गेस्टार्ट साइकोलॉजी के हिसाब से है। Learning occurs through a sudden understanding of the relationship between elements of a problem. यानी लर्निंग जो है वो कभी कभी सडन अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी होती है, सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है? जो भी प्रॉब्लम है, एलिमेंट्स है उनके बीच की जो रिलेशनशिप है, जैसे सडन अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज हमारे सामने हुई, एकदम से हमने उसको समझ लिया ये गलत है, एकदम से हमने उसको समझ लिया ये सही है, तो इस तरह की जो इनसाइट लर्निंग, मतलब जो हमने देखा उस चीज को हमने सीखा। की आइडिया की बात करते हैं, नॉट ग्रेजुअल सडन आहा मोमेंट। आहा मोमेंट काइंड ऑफ कि जिस चीज में हम थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हो गए, जिसमें हमें थोड़ा सा भी असहज महसूस हुआ, वो। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कॉलर चिंपैंजी यूज्ड बॉक्सेस टू रीच हैंगिंग बनाना बाय सडनली अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशन। यानी उनका ये कहना है कि कॉलर जो थे, उनके जो चिंपैंजी थे, वो क्या करते थे, बनाना अगर उन्होंने बहुत ऊपर टांगा है तो वो बॉक्सेस को यूज करते थे वहां तक चढ़ने के लिए, बाय सडनली अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन जो है उसके लिए। ठीक है? कि मतलब उनको बनाना तक पहुंचना है, तो वो सडनली सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे हम हैं, हम लोग भी अगर हमें कहीं रास्ता काटना है, हम ट्रैफिक में हैं, तो हम सडनली कर लेते हैं, तो वो इनसाइट लर्निंग होती है कि हमें सामने वो कंडीशन रखी है और हम सडनली अपना सॉल्यूशन हमने निकाला और हम वहां तक रीच आउट हो गए। ठीक है? पांचवा आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी या बंदोरा बोलते हैं। तो लर्निंग हैपन्स बाय वॉचिंग अदर्स एंड इमिटेटिंग दी बिहेवियर। इमिटेट करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं छोटे, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि उनके सामने हमें उस तरह का बिहेव करना है, उस तरह का चीजें करना है जो हम चाहते हैं कि जैसा व्यक्तित्व उनका आगे जाके बने, जैसा बिहेवियर उनका बने। तो बच्चे जो है वो इमिटेट करते हैं, हमें देखकर सीखते हैं। तो उनके सामने 4 तरह की प्रोसेस होती है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। ठीक है? तो अटेंशन मतलब हम कितना अटेंटिव हैं चीजों को लेके, अगर हम अटेंटिव होंगे तभी हम वो चीज सीख पाएंगे। दूसरा है रिटेंशन,
हमने कोई चीज देख ली, सीख ली, समझ ली, अटेंशन के हिसाब से हमने वो चीज अपने अंदर ग्रैप्स कर ली, रिटेन कर ली। रिप्रोडक्शन मतलब अब हमने उसको आगे जाकर के कैसे मतलब उस चीज को शो करा, जो हमने सीखा हमने उसको शो कैसे करा। और मोटिवेशन मतलब हमें जितनी तारीफ मिलेगी, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो अगर अपशब्द बोल रहे हैं तो उनकी जबान से बहुत क्यूट लगता है, या गाली देना या कुछ भी गलत करना, तो हम क्या करते हैं, हम उनके सामने हंसते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो मोटिवेट होते हैं वो गलत चीज करने के लिए। तो वो चीज हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये 4 तरह की प्रोसेसेस में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, जिसको हम ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन वॉच अडल्ट हैविंग अ बोबो डॉल एंड इमिटेटेड द अग्रेसिव बिहेवियर। जैसे कि बच्चे देखते हैं कि कुछ डॉल्स वगैरह हैं, उनको इमिटेट करते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर उनके अंदर आ जाता है, ठीक है, हिट करने का, ये सब चीजें। तो बच्चे देखेंगे वही वो बच्चे सीखेंगे। लर्निंग क्लियर है सबको? यस। लॉज ऑफ लर्निंग, क्या क्या लॉज हो सकते हैं? लर्निंग इज इन्फ्लुएंस बाय सर्टन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यानी कुछ उनके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उनकी चीजें हैं, उसके हिसाब से लर्निंग इन्फ्लुएंस होती है। ऑफन कॉल्ड द लॉज ऑफ लर्निंग। दीज हेल्प एक्सप्लेन हाउ बिहेवियर इज एक्वायर्ड, रिटेन एंड चेंज। अब वो ये बताता है कि आपका बिहेवियर कैसे आया आपके अंदर, रिटेन कैसे हुआ और बदला कैसे, ठीक है। तो लॉज ऑफ लर्निंग में हमको ये पढ़ना है। तो लॉज ऑफ रीडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी, लॉ ऑफ फ्रीडम, ये 7 चीजें हम लोगों को पढ़ना है। पहला आएगा लॉ ऑफ रेडीनेस। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है? लर्निंग अकर्स बेस्ट व्हेन अ पर्सन इज फिजिकली मेंटली रेडी। अब आप लोग को पहले से आप लोग फिजिकली मेंटली रेडी हो कि आपको क्लास लेना है। कभी आपको ऐसा होता है कि आपकी तबीयत आपको ठीक लग रही, तो आप भले दिमाग कितना भी लगा लो, लेकिन इफ यू आर नॉट फिजिकली फीलिंग गुड तो आप उतना समझ नहीं पाओगे। ये भले यहाँ पे मैं 1 घंटा कितना भी एक्सप्लेन कर दूं चीजें, मेंटली भी आपको फिट होना पड़ता है, मेंटली आपको रेडी होना पड़ता है। ऐसे ही कहीं से भी आए कहीं जाकर के अपन बैठ के सुन नहीं सकते। वी नीड टू बी मेंटली और फिजिकली हमें रेडी रहना पड़ेगा, तब हम लर्निंग कर पाते हैं। तो लॉ ऑफ रेडीनेस में आता है फिजिकली मेंटली रेडी लर्निंग के लिए। मोटिवेशन एंड प्रिपेयर्डनेस एनहेंसेस इफेक्टिव लर्निंग। मोटिवेशन प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड है किसी चीज के लिए, हमें एक मोटिवेशन मिल रहा है, तो हमारी लर्निंग और अच्छी होती जाती है। मैं आप लोगों के एग्जाम्स लूं, आप लोग की तारीफ करूं, आप लोग मुझे हर चीज में जवाब दो, मैं आपको गुड बोलूं, तो आपको कितना मजा आएगा कि हाँ देखो मैम हमें ऐसा बोल रही है, तो अब हमें इस चीज का जवाब देना है, ऐसा करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि स्टूडेंट लर्न्स फास्टर व्हेन दे आर अलर्ट एंड विलिंग टू स्टडी। जब बच्चा पढ़ना चाहता है, अलर्ट रहता है, तब वो जल्दी जल्दी लर्न करता है चीजें, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस ये है। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। मोर द मोर बिहेवियर द मोर अ बिहेवियर इज प्रैक्टिस। जितनी बार आप जिस चीज को प्रैक्टिस करोगे, द स्ट्रॉन्गर द कनेक्शन बिकम्स, यानी उतनी बार आपका वो कनेक्शन, बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम किसी भी चीज को नया नया पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी, 1-2 क्लास में थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं समझ आ रहा, चीजें हो गई, फिर धीरे धीरे करके हमें समझ में आने लग जाती हैं चीजें। अगर हम उस चीज को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा वो कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा और हम चीजें कर पाएंगे। लेकिन हमने पहली क्लास में पढ़ा, अरे ये तो बहुत टफ है, रहने देते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा ये कोर्स, तो हमने ड्रॉप कर दिया। तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें उस चीज में अपनी प्रैक्टिस को लेकर आना है। आज नहीं होगा वो मैथ का सॉल्यूशन, कल नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, लेकिन चौथे दिन तो होगा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस, जो हम सॉल्यूशंस थ्योरम्स को हल करने के लिए करते हैं। रेपिटेशन स्ट्रेंथनिंग लर्निंग, प्रैक्टिस मेक्स पर मैन परफेक्ट। सबने सुना है कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिपीटेटिव चीजें करेंगे, उतनी जल्दी हमें वो चीज आ जाएगी। एग्जाम्पल, रिपीटेडली सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, जो मैंने आप लोग एग्जाम्पल दिया। इम्प्रूव स्पीड एंड रिकवरी, एक्यूरेसी। जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ के सॉल्यूशंस को, उतना ज्यादा वो हमारी चीजों को इम्प्रूव करेगा, हमारी स्पीड को और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट थॉर्नडिक ने दिया हुआ है। बिहेवियर्स फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग कॉन्शियसनेस कॉन्सिक्वेंसेस आर स्ट्रेंथन्स, while behaviors with unpleasant consequences are weaker। अब ये वही बोलना चाह रहे हैं लॉ इफेक्ट, मतलब हमने बहुत कोशिश करी, हम पिछले 10 दिनों से एक चीज के लिए लगे हुए हैं, और अगर उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा आ जाता है, कोई सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस जो हम चाहते थे वो चीज हो जाती है, तब तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमने ये मेहनत करी और ये चीज होगी, तो हमें वो स्ट्रेंथ आ गया, तो अब हम वो चीज बार बार करेंगे। लेकिन जहां
अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस, यानी हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अनप्लीजेंट हुआ, असहज हुआ, गलत हुआ, जो हम नहीं चाहते थे वो हो गया, तो अब जाके वो हमारी जो लर्निंग है वो वीक हो जाती है। तो इफेक्ट से भी लर्निंग का वो होती है, इफेक्ट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, प्रेजिंग अ स्टूडेंट फॉर करेक्ट आंसर, सही चीज के लिए हमने उसको तारीफ कर दी तो वो बार बार वो चीज करेगा। लेकिन अगर हमने उसको चिल्ला दिया, उसको डांट दिया कि भाई तुम तो कुछ भी कर लो, तुम कभी समझ सकते ही नहीं हो, तो वो उस चीज की प्रैक्टिस करना छोड़ देगा। तो इफेक्ट से भी डिपेंड करता है आपकी लर्निंग कैसे काम करेगी। फोर्थ है लॉ ऑफ प्राइमेसी। तो फर्स्ट इंप्रेशन और इनिशियल लर्निंग आर लॉन्ग लास्टिंग। हम जो शुरू में सीखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों का ही एग्जांपल हम लेंगे कि बच्चे जो हैं उनको शुरुआत में आपने जो छोटे बचपन में जो सिखा दिया वही चीज उनके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है। तो अब आप उनको अच्छा सिखा दीजिए या बुरा सिखा दीजिए, ठीक है। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग प्रिवेंट्स मिसकंसेप्शंस लेटर। अगर वो सही तरीके से चीजें सीखेंगे तो वो आगे आगे जाकर के उनके मिसकंसेप्शंस नहीं रहेंगे, वो अच्छे वे में काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, लर्निंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अगर हम सही प्रोनाउंसिएशन किसी चीज का सीखेंगे तो वो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, हम कोई भी इनकरेक्टली नहीं बोलते हैं चीजें। अगर हमने शुरू में ही कोई चीज गलत सीखी है तो वो लाइफ टाइम हमारे साथ चलती है। जो हम प्राइमसी मतलब प्राइमरी चीज इनिशियल वे में। लॉ ऑफ रिसेंसी, द मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस इज रिमेम्बर्ड बेस्ट। जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है, जो सबसे करीबी एक्सपीरियंस होता है हमारा, वो हमें सबसे ज्यादा याद रहता है। कल मेरे साथ क्या हुआ था, 1 घंटे पहले मेरे साथ क्या हुआ था वो। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम प्रैक्टिसिंग अ स्किल राइट बिफोर द टेस्ट, अगर हम टेस्ट से पहले कोई हमने कोई भी प्रैक्टिस किया है, कोई भी सॉल्यूशन किया है, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस रिसेंसी मतलब तुरंत होने वाली चीजें। लॉ ऑफ इंटेंसिटी, विविड इंटरेस्टिंग इमोशनली चार्ज एक्सपीरियंसेस आर लर्न मोर इफेक्टिवली। यानी बहुत ध्यान से पढ़ना, अपना पूरा अटेंशन देना, जिस चीज में आपका मन लगता है ना वहां पे आप अटेंटिव रहते हो, आप इंटरेस्ट दिखाते हो। विविड रहना, इंटरेस्टिंग रहना, इमोशनली चार्ज रहना, ये सब चीजें आपकी लर्निंग को और इफेक्टिव बना सकती हैं। जैसे कि हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट इन साइंस इज बेटर रिमेम्बर्ड देन रीडिंग थ्योरी। अब आप लोगों को मैं कोई भी ये साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, तो ये साइकोलॉजी में एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो भी पढ़ाया अपन ने, तो ये सब चीजें थ्योरी जब तक आप पढ़ोगे तब तक तो ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे चीजों को तब वो चीजें आपकी ज्यादा हैंड टू हैंड रहती हैं, ठीक है। हमने मैथ के बारे में पढ़ लिया कि हाँ ये है, लेकिन हमने उसको प्रैक्टिकल जब किया उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सातवां है लॉ ऑफ फ्रीडम, लर्नर्स रिटेन मोर व्हेन दे फील फ्री टू एक्सप्लोर एंड मेक चॉइसेस। हम किसी के ऊपर प्रेशराइज करते हैं चीजें कि नहीं तुमको यही कोर्स करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें वकील बनना है, तो वो फोर्सफुल होने के साथ उनकी लर्निंग उतनी पॉजिटिव नहीं होती, उतनी इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन अगर हम उनको फ्रीडम दें कि तुमको जो पढ़ना है पढ़ो, तुम्हें जो सीखना है सीखो, तो उससे उनकी लर्निंग ज्यादा अच्छी हो सकती है। एक्सेसिव प्रेशर ऑन कोअर्शन रिड्यूसेस लर्निंग एफिशिएंसी, ठीक है। प्रेशर हमें नहीं देना है। फिर आता है हमारा मेमोरी। लॉज ऑफ मेमोरी क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी मतलब याददाश्त हमारी। मेमोरी इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड, स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड। यानी कोई डिस्क जिसमें हमारी चीजें एनकोड होती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, स्टोर होती है, और हम उसको याद रखते हैं और हम उसको आगे ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो इट इज एसेंशियल फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए मेमोरी बहुत जरूरी है। हम लर्न कर रहे हैं लेकिन मेमोरी नहीं होगी तो हमने जो भी लर्न करा वो हमारे पास रह नहीं पाएगा। अडेप्टेशन के लिए मेमोरी बहुत जरूरी है, और डेली फंक्शनिंग के लिए भी मेमोरी बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए ना, हमें सिस्टम चलाना हमने सीखा है, हमने प्रैक्टिस करी है, तो वो हमारी मेमोरी में है, तभी हम वो चीज कर पा रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लर्निंग, दो तरह की लर्निंग है, सेंसरी मेमोरी, सॉरी मेमोरी, दो, सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। तीसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी, सॉरी, 3 तरह की मेमोरी है। तो सेंसरी मेमोरी जो है वो स्टोर्स इमीडिएट सेंसरी इंप्रेशंस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मिली सेकेंड टू 2 सेकेंड। यानी शुरुआत में जस्ट 2 सेकेंड तक के लिए आपको कोई भी अगर इंप्रेशन आता है तो वो आपकी सेंसरी लर्निंग में चला जाता है, ठीक है। जैसे कि रिमेम्बरिंग द स्मेल ऑफ फूड और विजुअलाइज इमेज ब्रीफली। यानी आपने किसी भी खाने की स्मेल
तो वो विद इन अ सेकेंड आपको पता चल जाता है कि हाँ कहीं पे समोसे बन रहे हैं, कहीं पे खीर बन रही है, कहीं पे कुछ बन रहा है, तो वो स्मेल से हमें पता चल जाएगा। तो वो वाली जो लर्निंग है उसको हम सेंसरी लर्निंग बोलेंगे। फंक्शन क्या है? फिल्टर्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। यानी अब हमारे सामने हो 50 चीजें रहेंगे, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? समोसे बन रहे हैं उसकी खुशबू पे। तो वो फिल्टर आउट कर देता है पूरे एनवायरमेंट पे जिस पे आपका ध्यान होता है, ठीक है। तो वो सेंसरी मेमोरी है। फिर है शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी जिसको हम बोलेंगे होल्ड्स इंफॉर्मेशन टेम्पररीली। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब अब कल क्या हुआ था, कल मेरे साथ 50 चीजें हुई, उनमें से अब मुझे कितनी चीजें अभी याद होंगी? ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मुझे याद होंगी। तो दोज आर दी इन टेम्पररी बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन होल्ड करते हैं अबाउट 20 to 30 सेकेंड्स के लिए। कैपेसिटी 5 से 9 आइटम्स मिलर्स मैजिक नंबर के हिसाब से। एग्जाम्पल जैसे कि रिमेम्बरिंग अ फोन नंबर लॉन्ग इनफ टू डायल इट, हमें डायल करने के लिए उतना ही याद रखना है, ठीक है, हम याद रखते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी, कम समय वाली। फंक्शन क्या है? मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट टास्क। अभी आपने बोल दिया मुझे पता है कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ाना है, तो मैंने एक बार सारी चीजें देख ली और मैंने 1 घंटे में पढ़ा दी। 1 घंटे के बाद मेरे दिमाग से चीजें निकल गई। तो वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली, दिनों के लिए, साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए। तो वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दो तरह की होती हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डिक्लेरेटिव, यानी फैक्ट्स और इवेंट्स जो हमारे सामने बचपन से आए हैं, जो चीजें हमारे साथ हुई हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज में है। सिमेंटिक और एपिसोडिक दो तरह की हैं एक्सप्लिसिट में। तो सिमेंटिक में मतलब जनरल नॉलेज जो हमने शुरू से पढ़ा है, देखा है, ABCD हम शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं जो आज भी हमारे काम आ रही हैं। एपिसोडिक पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यानी हमारे साथ अगर कोई चीज गलत हुई है तो वो चीज हमेशा हमारे दिमाग में रह जाती है कि हाँ हमारे साथ ये हुआ था, तो अब हमें ये चीज नहीं करनी है। आग है, आग में हाथ नहीं डालना है, उससे हम जल सकते हैं। हमें पानी में एकदम से नहीं कूदना है, हमें सेफ लाइफ टाइम जैकेट पहन के कूदना है। तो ये सब चीजें पर्सनल एक्सपीरियंसेस में आती हैं जो एपिसोडिक होती है। इम्प्लिसिट में यानी नॉन डिक्लेरेटिव, जिसमें स्किल्स, हैबिट, कंडीशंस हम लोगों को याद रह जाती हैं। एग्जांपल जैसे कि हमने साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना सीखा है, तो वो हमेशा के लिए हमें याद रहेगा। स्कूल की नॉलेज, लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें याद रहेंगे। तो ये सब चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है। फिर आता है प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी। तो इसमें एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, ये और देख लेते हैं हम। तो एनकोडिंग क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग सेंसरी इनपुट इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर स्टोरेज। यानी कोई भी सेंसरी इनपुट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी चीज को देखा, समझा, फिर वो चीज स्टोरेज में चली गई मेरे, और मुझे समझ में आ गया कि हाँ अब वो कैसे हो सकता है? देख के भी, ऑडिटरी, सुन के भी, सिमेंटिक यानी मीनिंग बेस्ड, किसी ने मुझे समझा दी वो चीज, तो वो चीज मेरे अंदर कहीं ना कहीं समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को मेमोरी के बारे में डेफिनेशन बता दी, मेमोरी के टाइप्स बता दी, अब ये आप लोगों को समझ में आ गया, तो ये एनकोड कर रही हूँ मैं वो चीजें आपके अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ, तो आई एम डूइंग द एनकोडिंग। तो विजुअली और ऑडिटरी सिमेंटिक वे में मैं आप लोगों के अंदर वो चीज एनकोड कर रही हूँ, यानी ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। स्टोरेज मतलब मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। अब मैंने आप लोगों को मेमोरी के बारे में बता दिया, अब आप लोगों को कितना याद रहता है, दैट्स अप टू योर इंटेलिजेंस, योर आई के लेवल, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर्स टेम्पररीली, लॉन्ग टर्म स्टोर्स परमानेंटली। तो वो स्टोरेज के हिसाब से है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कम समय के लिए स्टोर होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी परमानेंटली हो जाती है। इसमें कंसोलिडेशन इन द ब्रेन, ब्रेन की एक्टिविटी का काम होता है। रिट्रीवल यानी एक्सेसिव स्टोर्ड इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड। जब वो इंफॉर्मेशन, रिट्रीवल का मतलब मुझे अभी नहीं पता ना कि मतलब अब ये जो साइकोलॉजी पढ़ी है मैंने, अभी मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन मैंने जब मेरी बैचलर्स की थी तब मैंने वो चीज पढ़ी थी। आज जब मैं वो चीज देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो मुझे याद आ रहा है कि हाँ तब तब मैंने मेरी क्लासेस में मेरे टीचर्स ने मुझे ये पढ़ाया था। तो वो चीज मैं आप लोगों के अंदर इनकोड कर रही हूँ। तो रिट्रीवल इज जब उस चीज की जरूरत है तब वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेना, एसेस कर लेना। तो रिकॉलिंग अ फ्रेंड्स बर्थडे और सॉल्विंग अ प्रीवियसली लर्न प्रॉब्लम्स, यानी हमें दोस्तों के बर्थडेज याद रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके याद रहते हैं, इस तरह की चीजें। रिट्रीवल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय क्यूज, कंटेक्स्ट, इमोशनल स्टेट्स, ठीक है। लॉज ऑफ लर्निंग, ये तो वापस से आ गया है, ये रिपीट हुआ है। हाँ ये रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट। प्रोसेस ऑफ 62 मेमोरी, पेज में जाए, 62 में फॉरगेटिंग कॉजेस हाँ एंड हाँ थिंग। वही मैं देख रही हूँ कि ये तो रिपीटेड है थोड़ा सा, ठीक है। तो फॉरगेटिंग फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक मेमोरी में किसी को कोई डाउट है, मेमोरी और लर्निंग में? No, ma'am.
ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल्स के साथ हम जो चीजें समझ रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम मैं संडे को नहीं थी तो मेरा एक डाउट रह गया था जो मैंने आपको बोला था मैं पूछूंगी। हाँ हाँ, मुझे याद था, मैंने बोला भी था कि जिसने वो डाउट था वो इंसान था है नहीं। तो आपका शायद एक्सपेरिमेंटल स्टडी में था ना डाउट, जहां तक मुझे याद है। केस स्टडी मेथड में इंटरवेंशन प्लानिंग की वो मुझे समझ में नहीं आई थी मैम। केस स्टडी मेथड में पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 में देखिए। केस स्टडी कहाँ चला गया? ये रहा। क्वेश्चन आर इंटरव्यू मेथड था आपका। हाँ, इंटरवेंशन प्लानिंग बोल के है, देखिए की फीचर्स के नीचे स्टेप्स में 6th नंबर का क्वेश्चनर मेथड है, फिर इंटरव्यू मेथड है। केस स्टडी मेथड में स्टेप्स में 6th नंबर का इंटरवेंशन प्लानिंग। हाँ हाँ हाँ, इंटरवेंशन प्लानिंग, यस। इंटरवेंशन प्लानिंग का मतलब है कि हमको चीजें आगे कैसे लेके जाना है उसको हमें प्लान करना है। जैसे पहला आपने देखा था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि हम कोई प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम पर्सनल, मेडिकल, इमोशनल हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पेशेंट्स को लेकर के चलते हैं, ठीक है। कोई पेशेंट मेरे पास आया है, मैंने उसके बारे में पूरी प्रॉब्लम समझने के लिए क्या करा, उसका पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया। मैंने उससे उसका बैकग्राउंड, उसके हाइट, वेट, जो भी चीजें हम पूछते हैं, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह सब चीजें हमने पूछ ली। उसके बाद हमने उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया, फिर हमने उससे इंटरव्यू किया, उससे और उसकी फैमिली से, फिर एनालाइज करा चीजों को, फिर इंटरवेंशन मतलब कि अब हम उस चीज को आगे कैसे लेकर के जाएंगे, यानी हमको वो स्टडी कैसे करना है, उसका बिहेवियर समझना कैसे है, उसको हीलिंग की तरफ कैसे लेके जाना है। तो दिस इज इंटरवेंशन प्लानिंग, ठीक है। ओके मैम, ये ओके, थैंक यू। ठीक, ओके, यू वेलकम मीना। तो ठीक है, कल सब लोग टाइम से ज्वाइन हो जाए। वो 2 आवर्स में आई ट्राई कि जितना मैक्सिमम हम लोग खींच पाए, फॉरगेटिंग से स्टार्ट करके 1 यूनिट तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए हमारी, ठीक है। Okay, ma'am. ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू Jai Shri टुमारो, बाय Krishna, बाय। ma'am. See you या tomorrow. जय Bye. श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।